आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। BH इन्फोपीडिया पे आप सभी का स्वागत है। तो एक बार फिर से हम आपके सामने आ चुके हैं इंग्लिश वोकैब सेशन के साथ में। ठीक है, तो जिस तरह से लास्ट बार हमने आपको बताया था कि आपके CUET के अंदर अंदर जो है दो सेक्शन जो रहेंगे, आपका एक लैंग्वेज सेक्शन जो सेक्शन फर्स्ट है और जनरल टेस्ट जो कि सेक्शन 3 है। इन दोनों के अंदर आपको लैंग्वेज से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलेगी। मेजर तो आपको लैंग्वेज टेस्ट ही है, लेकिन जो जनरल टेस्ट है उसके अंतर्गत भी जो है नॉर्मल इंग्लिश से रिलेटेड जो है चीज़ें पूछ ली जाती है, वोकैब से रिलेटेड। ठीक है, जबकि जो स्पेसिफिक लैंग्वेज का टेस्ट होगा उसके अंदर वोकैब के अलावा भी और काफ़ी चीज़ें देखने को आपको मिलेगी। ठीक है, तो आज का सेशन शुरू करते हैं हम। इसमें अब जो है आपको प्रॉपर जिस तरह से MCQs होते हैं उस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे सेट किए गए हैं। ठीक है, और इसमें बोल्ड वगैरह कर दिया गया है कि क्या चीज़ें पूछी जा रही है, तो देखते हैं। और इसके अलावा इडियम फ्रेजेस है, सिनोनियम है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है और कॉम्प्रीहेंशन जो है हम वॉइस ऐप के थ्रू करेंगे, क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन को एज अ टेस्ट अगर हम लेंगे उसका तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो वॉइस ऐप के ऊपर जो है हम कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस इनपुट करेंगे और वहाँ पे आप उसको अपीयर कर पाएंगे। ठीक है, तो आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि चूज़ द मोस्ट सूटेबल सिनोनियम फॉर द गिवन वर्ड। कह रहा है कि भैया ये जो आपको वर्ड दिया गया है विजिलेंट, इसका मोस्ट सूटेबल सिनोनियम हमें बताना है कि इन चार में से ऐसा कौन सा वर्ड है जो सेम है मीनिंग में किससे, विजिलेंट से। ठीक है, ये क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि विजिलेंट क्या होता है। वर्ड हमने एक पहले आपको याद होगा विजिलेंस नाम का वर्ड किया था। किस में किया था? हमने किया था इसको स्पोर्ट जो इनकरेक्ट स्पेलिंग या फिर करेक्ट स्पेलिंग वाला क्वेश्चन था उसके अंतर्गत किया था। तो विजिलेंस का मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में कह सकते हैं सतर्क। ठीक है, जो आसपास की चीज़ों के बारे में सतर्क हो। ठीक है, या फिर पूरा उसको मतलब ध्यान रख रहा है आसपास का। इसके बहुत सारे सिनोनियम्स बनते हैं, लेकिन अभी जो हमें ऑप्शंस दिए उसके बीच में हम देखते हैं कि हमें क्या मिला है। विजिलेंट के ऊपर एक चीज़ मेरे को याद आ रही थी, तो वो मैं सोच रहा हूँ आपको बता दूँ। जो भारत के होते हैं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होते हैं, सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर, है ना। तो इस तरीके से आप विजिलेंस को और भी चीज़ों पर देख सकते हैं। सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, इनका नाम मुझे याद नहीं है, आप बताइएगा अगर आपको पता हो तो। ठीक है, तो विजिलेंट यानी सतर्क। और अभी जो हमें ऑप्शन दिया है एक एक करके हम उन ऑप्शन को देखेंगे। सबसे पहले दिया है स्मार्ट। स्मार्ट का मतलब हमें पता है कि हाँ भैया जो कि कह सकते हैं कि चतुर कह सकते हैं इसको, बुद्धिमान कह सकते हैं, इन सभी चीज़ों से रेफर कर सकते हैं। तो ये सतर्क से यानी विजिलेंट से किसी भी तरह से जो है मेल नहीं खाता, यानी ये इसका सिनोनियम नहीं है। वॉचफुल, वॉचफुल इसका सिनोनियम होगा विजिलेंट का, क्योंकि वॉचफुल का मतलब है कि आसपास की चीज़ों का मतलब, इसका मतलब भी सतर्क ही है। वॉचफुल होने का मतलब है कि आसपास की चीज़ों का ध्यान रख रहा है, पूरी तरह से वो है जागा हुआ है, सतर्क है उस चीज़ के बारे में। तो वॉचफुल जो है इसका सिनोनियम है, सही है। बाकी दो का भी हम मीनिंग देख लेते हैं। एक है एम्बिशियस और इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट यानी वही बुद्धिमान। ठीक है, और एम्बिशियस यानी अपने गोल के प्रति जो व्यक्ति मतलब दृढ़ होता है उसको हम कहते हैं कि भैया इसका एम्बिशियस है, ये एम्बिशन होता है ना, उसी तरह से बनता है एम्बिशियस। ठीक है, चलिए आगे। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मेरे बताने के बाद में आपको एक बार के लिए जो वर्ड है वो लिखना है और जो इसका आंसर निकला है वो लिखना है। इन दोनों को एक बार के लिए लिख लीजिए, अगर मेरी एडवाइस मान लो तो। नहीं तो कोई बात नहीं, अगर आपको याद रहता है तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, विजिलेंट यानी सतर्क और वॉचफुल यानी सतर्क। चलिए आगे। एक और है सिनोनियम पूछा जा रहा है। चूज द मोस्ट सुटेबल सिनोनियम फॉर द गिवन वर्ड। वर्ड दिया है रिफर्बिश्ड। रिफर्बिश्ड का हमें पूछा है सिनोनियम, यानी ऐसा वर्ड इन चारों में से जो कि सेम हो मीनिंग में रिफर्बिश्ड से। देखिए रिफर्बिश्ड के बारे में आपने जो ऑनलाइन वेबसाइट्स वगैरह होती है शॉपिंग वाली, वहाँ पर आपने देखा होगा कि स्मार्टफोन वाले आप सेक्शन में या कुछ इस तरह की चीज़ों में जाते हैं तो वहाँ पे आपको बताता है कि ये जो प्रोडक्ट है ये रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट है। ठीक है, रिफर्बिश्ड का मतलब क्या हो जाता है कि कोई ऐसी चीज़ जो नई तो नहीं है, मतलब न्यू नहीं है, लेकिन उसको जो है एक पुरानी चीज़ कोई उसको मतलब उसके अंदर कुछ किसी तरह का विकास किया गया हो। ठीक है, या फिर उसे कह सकते हैं कि उसमें कोई सुधार किए गए हों उस चीज़ में। ठीक है, तो उस चीज़ को हम कहते हैं रिफर्बिश्ड। ठीक है, रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट्स होते हैं। उसी तरह से अब हमें क्या देखना है, इसका सिनोनियम देखना है इन चार ऑप्शंस में से। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, वॉश्ड यानी धुला हुआ, नहीं। पेंटेड यानी पेंट किया हुआ, ये भी इसका मतलब नहीं है। रिनोवेट जो है ये इसका सिनोनियम रहेगा। रिनोवेट का मतलब होता है किसी पुरानी चीज़ को रिनोवेट करना, मतलब उसको नया करना, उसमें सुधार करना, उसमें कुछ तब्दीलियाँ बदलाव करना जिससे कि वो नए की बराबरी कर सकते। ठीक है, तो रेनोवेट जो है सही है इसका। आपने वर्ड सुना होगा ना कि घर का रिनोवेशन कर रहे हैं या इस तरह की चीज़ें, तो ये दोनों सिनोनियम है आपस में। और इसके अलावा एक रिपेयर है। रिपेयर मतलब कह सकते हैं कि पूरी तरह से इसका सिनोनियम नहीं होगा, क्योंकि रिपेयर सिर्फ किस चीज़ को रेफर करता है, सिर्फ रिपेयर करने को ही, यानी उसकी मरम्मत करने को। अगर कोई चीज़ ख़राब हो गई है तो उसको सही करना इज नोन एज रिपेयरिंग या फिर रिपेयर। ठीक है, तो ये जो है पूरी तरह से रिफर्बिश्ड का सिनोनियम नहीं होगा, क्योंकि रिफर्बिश्ड का मतलब होता है किसी पुरानी चीज़ को नए में तब्दील कर देना। चलिए आगे, वर्ड याद रखिएगा रिफर्बिश्ड। इसके अलावा
वर्ड हमने ये सोपोरिफिक पहले भी किया है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि चूज द मोस्ट सूटेबल सिनोनियम फॉर द गिवन वर्ड्स, यानी सोपोरिफिक वर्ड जो हमें दिया गया है इसका हमें सिनोनियम बताना है। सोपोरिफिक की हमने बात की थी शायद लास्ट सेशन में। ऐसा प्रोडक्ट या ऐसी कोई चीज़, ठीक है, ऐसा कोई पदार्थ जिससे क्या हो, हमें नींद आए, हम अनकॉन्शियस हो, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं कि जो भी हमारे लिए क्या करे, यहाँ पे ऑप्शन लिखा ही हुआ है, स्लीप इंड्यूसिंग, यानी जो नींद पैदा करे या नींद को बढ़ाए उस चीज़ को कहते हैं स्लीप सोपोरिफिक, ठीक है। तो ये दोनों तो इसके सिनोनियम है। इसके अलावा बाकी वर्ड देख लेते हैं। सूथिंग का मतलब होता है जो कि आराम देती हो, कोई चीज़ हमें रिलैक्स होते हो उस चीज़ को, ठीक है। टेरिफिक यानी ऐसी चीज़ जिससे हमें डर लग जाता हो, डरावना हो, या जो चीज़ टेरिबल होता है ना, उसी तरह से ये वर्ड है। इसके अलावा जो फैटल वर्ड है, फैटल का मतलब होता है जो कि कोज करे, क्या कोज करे, मौत, यानी डेथ। दैट कोजिस डेथ इज़ ए फैटल थिंग, यानी अगर कोई बीमारी है मान लीजिए जो कि जिसकी वजह से मौत हो सकती है, तो उसे हम कह सकते हैं कि ये जो डिसीज़ है, ये जो बीमारी है, ये फैटल है, यानी क्या कहते हैं, जानलेवा है ना, हिंदी में जानलेवा ही कहेंगे मेरे ख्याल से। तो ये चीज़ें हैं, ये सभी वर्ड भी आपको याद रखने हैं। और हमारा वर्ड जो मेन था वो था सोपोरिफिक, और इसका मतलब हो जाएगा ऐसा पदार्थ जो कि नींद बढ़ाता हो, यानी नींद को इंड्यूस करता हो, स्लीप इंड्यूसिंग। चलिए, सिनोनियम है ये एक दूसरे के। इसके अलावा सिनोनियम हो गया, इसके अलावा कुछ एंटोनियम के 2-3 क्वेश्चन हैं। पूछा जा रहा है चूज द मोस्ट सुटेबल एंटोनियम। एंटोनियम ज्ञात करना है किसके लिए, लैकोनिक के लिए। इसका हमने एंटोनियम देखना है। देखिए लैकोनिक वर्ड, मैं क्वेश्चन उसी तरह से सेट करूँ ताकि अगर हमने पहले उस एक वर्ड को पढ़ा है तो आज हम उसी से 4 वर्ड और उसके सीख पाएँ, ठीक है। वो कैब इसी तरह से मजबूत होगी। अगर आपको थोड़ा बहुत इन सेशन से कोई भी हेल्प मिली हो, आपको लगा हो कि हाँ कुछ फ़र्क पड़ा है, इस तरह से पढ़ने से आपको जो वोकैब है वो बढ़ रही है, वोकैब मतलब आपकी जो शब्दावली है उसमें इंक्रीज़ हुआ है, तो आप इसी तरीके से आगे फॉलो करते रहिए और खुद की तरफ से एफर्ट दीजिए, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, लैकोनिक। लैकोनिक वर्ड हमने पहले भी किया था, और कल जो जीके वाला PYQ वाला आपको सेशन अभी आज या कल में प्रोवाइड किया गया था, उसके अंदर भी आपको मैंने बताया था कि जो लोग होते हैं वो किस तरह से बात करते हैं, उसके हिसाब से हम उनको काफ़ी सारी डिवीज़न दे सकते हैं। कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं लेकिन उनकी बातों का कोई मीनिंग नहीं होता, कुछ लोग होते हैं बहुत कम बोलते हैं और छोटी थोड़ा सी बात कह के ही वो पूरा मीनिंगफुल होता है, मतलब उतना काफ़ी होता है वो जितना बोल देते हैं। इस तरह से काफ़ी सारे वर्ड हमने किए हुए हैं, ठीक है। एक बार उन वर्ड को देख लीजिए। लैकोनिक ये जो वर्ड है ये वही वर्ड है, ये किसको रेफर करता है, लैकोनिक मतलब उस क्वालिटी को रेफर करता है, उस व्यक्ति को रेफर करता है जो कि बहुत ही, मतलब कह सकते हैं कि लिटिल बोलता है, बहुत ही कम बोलता है, और जितना भी बोलता है वो मीनिंगफुल होता है, ठीक है। मतलब ज़्यादा वर्ड्स का यूज़ नहीं करता, ज़्यादा बातें नहीं करता, बस काम की बात करता है, तो उस चीज़ को कह सकते हैं कि ये लैकोनिक पर्सन है। लेकिन अभी हमें इसका मीनिंग पता चल गया, लेकिन अभी क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, एंटोनियम पूछा गया है। एंटोनियम सिनोनियम वाले क्वेश्चन में क्या होता है, अक्सर देखा जाता है सभी एग्जाम्स में कि हम वर्ड को पढ़ लेते हैं और जो एग्जामिनर होता है उसने क्वेश्चन इस हिसाब से ही सेट किया होता है कि हमें जो है जो ऑप्शन है उसके अंदर दिख जाए कि इसका हमें कोई ना कोई सिनोनियम दिख जाता है, और हम हफरा तफरी में क्या करते हैं, उसको टिक कर देते हैं, जबकि हमें बाद में याद आता है कि भैया एंटोनियम पूछा गया था, तो इस वजह से उसको एंटोनियम या सिनोनियम लिखा है उसको बोल्ड भी कर देते हैं आपके लिए। लेकिन एट द एंड आपको ही ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ का, ठीक है। तो अभी हमसे लैकोनिक का एंटोनियम पूछा था। अब लैकोनिक का हमें क्या पता था मीनिंग, कि भैया जो कम बोलते हैं, ठीक है। तो इसका अपोजिट क्या होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं, तो उस चीज़ को हम यहाँ पे इन वर्ड में कौन रेफर करेगा वो देखना है। पहला है अनसिविलाइज्ड, हिंदी में कह सकते हैं असभ्य, ठीक है। तो ये इसका जो है अपोजिट नहीं है, ये किसी भी तरह से बात करने के तरीकों को रेफर नहीं कर रहा है। टोकेटिव सीधा वर्ड है, इसका मतलब यही है कि बातूनी है, बहुत ज़्यादा बातें करता है, ये क्वालिटी है व्यक्ति की, तो ये जो है इसका क्या हो जाएगा, एंटोनियम हो सकता है इन वर्ड में से, ठीक है। उसके बाद वर्चुअसो। वर्चुअसो क्या होता है, हिंदी में इसको कह सकते हैं बहिर्मुखी, जो कि मतलब हर तरह, मतलब कोई भी अगर उसको टास्क दिया है ना तो वो उसको परफेक्टली उसको कंप्लीट कर देता है, उस तरह के व्यक्ति को क्या कहते हैं, वर्चुअसो, बहिर्मुखी, ठीक है। और तो बाकी नन ऑफ दीज वाला है, ठीक है। तो अब हमें जो लैकोनिक का एंटोनियम चाहिए था वो क्या मिल गया, टोकेटिव। लैकोनिक यानी कम बोलने वाले, टोकेटिव यानी ज़्यादा बोलने वाले। चलिए आगे। इसके अलावा और वर्ड भी है लैकोनिक और टोकेटिव के अलावा। एक होता है गैरुलस। गैरुलस का मतलब बातें, बेबाक बातें करना, बातों का कोई मीनिंग नहीं है, उस तरह के व्यक्ति को कहते हैं गैरुलस, ठीक है। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, एंटोनियम भी पूछा जा रहा है, और एंटोनियम किसका पूछा जा रहा है, इनविंसिबल का। चूज द मोस्ट सुटेबल एंटोनियम फॉर द गिवन वर्ड, और वर्ड कौन सा है, इनविंसिबल। देखिए इनविंसिबल अगर हिंदी में एक ही वर्ड में रेफर करें तो इसको कह सकते हैं अजय, यानी जिसको हराया ना जा सकता हो, या फिर जिसको मिटाया ना जा सकता हो, जिसका अस्तित्व ना मिटाया जा सकता हो। अजय गलत होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो उस चीज़ को कहते हैं इनविंसिबल, जिसको कि ख़त्म ना किया जा सकता हो, जिसे नष्ट ना किया जा सकता, उसे कहते हैं इनविंसिबल, ठीक है। और अब हमें इसका एंटोनियम देखना है, और एंटोनियम का मतलब, अगर इसका मतलब है कि जिसे नाश ना किया जा सकता हो, जिसे डिस्ट्रॉय ना किया जा सकता हो, और जिसको
गिराया ना जा सकता हो, तो उसकी जगह पे इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा, जो कि खतरे में हो या फिर जो भी खतरे में है, ठीक है, या फिर जिसे मिटाया जा सकता है आसानी से, तो वो चीज़ कहलाती है इसका अपोजिट। तो यहाँ पे हमें जो वर्ड दिए हैं ऑप्शंस, इसको देखते हैं। पहला तो है स्मॉल, यानी साइज़ की बात कर रहा है, छोटा, तो इसका कहीं भी ताल्लुक नहीं है। इनविजिबल यानी जो कि दिखता ना हो, अदृश्य, ये भी इनविजिबल से जो है कहीं भी रिलेटेड नहीं है, अपोजिट नहीं है उसका। रीचेबल यानी हिंदी में कहते हैं गम्य, जहाँ पर जाया जा सकता हो, जहाँ पर पहुँचा जा सकता हो, तो वो भी इनविजिबल से कहीं ना कहीं रिलेटेड नहीं है। लास्ट बनता है वल्नरेबल। वल्नरेबल आपने वर्ड जरूर सुना होगा। वर्ड हम इसको यूज़ करते हैं कि भैया अगर जैसे कोई स्पीशीज़ है, कोई जीव जंतु की प्रजाति है जो कि इस कगार पर पहुंच गई है कि वो उसको घोषित कर दिया जाता है कि वो स्पीशीज़ जो है अब क्या है, वल्नरेबल है, यानी संकट में है, वो कभी भी एंड हो सकती है। तो अब हमें वो वर्ड मिल गया जो हम ढूंढ रहे थे, यानी इनविंसिबल का एंटोनियम, इनविंसिबल का अपोजिट मिल गया हमें, ठीक है। इनविंसिबल यानी जिसे नष्ट ना किया जा सकता हो, और वल्नरेबल यानी जो संकटग्रस्त हो। चलिए आगे। चूज द ऑप्शन दैट कैन बी सब्सटीट्यूटेड। अब है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की बात आ रही है। चूज द ऑप्शन दैट कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। कह रहा है कि ये जो आपको गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया हुआ है, बोल्ड किया हुआ है इस वर्ड को, ठीक है, तो इसके लिए आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक शब्द इसको रेफर कर देगा। वर्ड को हम पढ़ेंगे। वर्ड में बताया गया कि द फियर ऑफ फायर, यानी ऐसा व्यक्ति या आग से जिसे डर लगता है, ठीक है, आग का डर होता है, उसे क्या कहेंगे वो देखना है हमें। डर की बात की गई थी, कुछ ऐसे डर जो कि जन्मजात होते हैं या फिर पहले भी हम इसे कर चुके हैं, फोबियास बहुत सारे, ठीक है। तो ये एक प्रकार का डर है, ठीक है, जिसे कंट्रोल भी नहीं किया जा सकता है। तो वर्ड हमें दिए गए हैं। पहला है इंसोम्निया। वर्ड हम पहले भी कर चुके हैं। इंसोम्निया का अर्थ होता है ऐसी स्थिति जब व्यक्ति को नींद आना बंद हो जाती है, नींद नहीं आती है, तो अनिद्रा की स्थिति। पायरोफोबिया, यही हमारा आंसर है, यानी पायरो और फोबिया ये दो वर्ड से बना है। पायरो जो रूट है ये आग को रेफर करती है, ठीक है, तो आग से डर का मतलब पायरोफोबिया, ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा। इसके अलावा क्लेप्टोमेनिया और एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया जो है ये डर है किस चीज़ का, हाइट्स का डर, ठीक है, हाइट्स, ऊंचाई से जिसे डर लगता है, तो उसे कह सकते हैं कि एक्रोफोबिया है उस व्यक्ति को। और क्लेप्टोमेनिया एक ऐसी स्थिति व्यक्ति की जब उसको चोरी करने की मतलब है, वो कंट्रोल भी नहीं कर सकता है, उसको ऐसा लगने लग जाता है कि हाँ मुझे चोरी करनी ही करनी है, वो सामने वाली चीज़ तो मेरी ही है, वो एक जो स्थिति पैदा हो जाती है व्यक्ति के मन में, ठीक है, तो उसे कहते हैं क्लेप्टोमेनिया, या उस व्यक्ति को कहेंगे क्लेप्टोमेनियक, जिसे चोरी करने की लत लग जाती है, क्लेप्टोमेनिया, ठीक है। इस तरह सभी वर्ड के आपको मीनिंग बताता रहूँगा मैं, और जो हमारा आंसर है वो आप जरूर ध्यान रखिएगा। द फियर ऑफ फायर, पायरोफोबिया। अगर फियर ऑफ वाटर की बात करें, जल से किसी को पानी से डर लगता है, तो वो है हाइड्रोफोबिया। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। चलिए आगे। एक और है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। यहाँ पे पूछा गया वन हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स। ये वर्ड हम पहले भी काफ़ी बार कर चुके हैं। ऐसा व्यक्ति जो कि अनेबल है क्या करने में, उसकी उधार चुकाने में। उस व्यक्ति के ऊपर जो खर्चा है वो चुकाने में अगर असमर्थ हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं। हमने वर्ड किया था इंसॉल्वेंट, है ना, 2 बार। तो इंसॉल्वेंट वर्ड हमने किया था, तब मैंने आपको बताया था कि इंसॉल्वेंट का सिनोनियम जो है, सिनोनियम होता है एक और वर्ड, वो क्या होता है, बैंकरप्ट। बैंकरप्ट स्पेलिंग याद रखिएगा। ये स्पेलिंग आपको सीधा ही पूछ ली जाएगी 4 ऑप्शन देके कि इनमें से कौन सी स्पेलिंग जो है बैंकरप्ट की सही है। स्पेलिंग्स पे भी ध्यान देना है आपको, ठीक है। तो वन हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स इज नोन एज, यानी इस सेंटेंस के लिए, इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए हम जो सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, बैंकरप्ट दे सकते हैं, या फिर एक अभी आपको बताया इंसॉल्वेंट दे सकते हैं, ठीक है। ये दोनों उस चीज़ को रेफर करते हैं, उस व्यक्ति को जो अपना उधार चुकाने में असमर्थ हो जाता है। इसके अलावा डेबोनेर की बात की गई है। ये रेफर करता है ऐसा व्यक्ति जो कि कोमल हृदय का हो। कोमल हृदय यानी मतलब सॉरी कोमल हृदय का मतलब जो कि किस तरह से रेफर करूँ मैं डोबेनेर को। कोमल हृदय का व्यक्ति से मेरा अभिप्राय ये है कि वो बातों में आ जाता है हर किसी की, ठीक है, हर किसी का भला चाहता है, चाहे सामने वाला उसको काट ले, लेकिन वो क्या करेगा, वो अच्छा ही सोचेगा, तो उस चीज़ को हम कह सकते हैं डेबोनेर, ठीक है। इसके अलावा एक वर्ड ये है जो यूश्योरर, या जैसे भी आप रेफर करोगे। इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, ये एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ही हाई कह सकते हैं कि रेट पर किसी को पैसा उधार देता हो, ठीक है, तो उस व्यक्ति को क्या कहेंगे, यूश्योरर। एक होता है डेबोनेर, एक है बैंकरप्ट। बैंकरप्ट हमारा आंसर था। डेबोनेर और यूश्योरर का मीनिंग आपको पता चल गया। एक है नोटोरियस। नोटोरियस का मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि जाना जाता हो अपने बुरे कामों के लिए जो उसने पास्ट में किए हैं, ठीक है, जिसके, और वो जाना जाता है अपने मतलब वो फेमस है, किस चीज़ के लिए फेमस है, बुरे कामों के लिए, तो दैट इज़ नोन एज नोटोरियस। चलिए आगे याद रखिएगा। एक और सब्सटीट्यूशन, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, एन ऑब्जेक्ट और पोर्शन सर्विंग एज अ सैंपल। यानी कह रहा है कि एक ऐसा कोई चीज़ या फिर किसी चीज़ का एक हिस्सा जो क्या कर रहा हो, किस तरह से काम में लिया जा रहा हो, एज अ सैंपल, एक उदाहरण के रूप में काम में लिया जा रहा हो,
या फिर हम कहीं हिंदी में एक और चीज़ कहते हैं नमूना कहते हैं एग्जाम्पल को, या ठीक है। तो जो सैंपल के रूप में अगर किसी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट को या फिर उसके एक किसी हिस्से को लिया जाता है उपयोग में, तो उसे कहते हैं हम क्या कहेंगे, स्पेसमैन। आपने देखा होगा काफ़ी सारी बुक्स होती है जो आप स्कूल टाइम में देखते होगे ज़्यादातर आपके टीचर्स के पास, ठीक है। तो वहाँ पर उसके ऊपर एक टैग लगा रहता था, उसके ऊपर लिखा होता था कि स्पेसमैन कॉपी, ठीक है, और आगे लिखा नोट फॉर सेल, यानी ये जो कॉपी है आपके पास, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये एक सिर्फ एक नमूना है, ये बेचने या खरीदने के लिए नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि इसको हम सब्सटीट्यूट किससे करेंगे, स्पेसमैन से, स्पेसमैन कॉपी, ठीक है, या फिर और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। चलिए आगे। इसके अलावा इडियम या फ्रेज में एक तरह का है, अगर आपको कहीं पे सेंटेंस में वर्ड यूज़ किया जाए टॉप नॉच, ठीक है, या फिर कुछ सॉन्ग्स भी आपने सुने होंगे, अगर आप नॉर्थ इंडिया मतलब पंजाब के कुछ हैं इन्फ्लुएंस में, तो कोई बात नहीं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए टॉप नॉच इडियम या फ्रेज जहाँ पे यूज़ किया जाएगा, टॉप नॉच का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ या ऐसा व्यक्ति जो कि कह सकते हैं हाईएस्ट क्वालिटी का हो, जो मतलब जितना भी पॉसिबल हो सकता है ना कि इतनी परफेक्शन हो उस बंदे में, तो वो चीज़ है उसमें, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि एक्सीलेंट, एक्सीलेंट मतलब परफेक्ट, बिल्कुल सही, बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल बढ़िया, ऑफ हाईएस्ट पॉसिबल क्वालिटी, पॉसिबल क्वालिटी यानी जितना भी हो सकता है बढ़िया, जितनी भी चीज़ उसमें क्वालिटी बढ़िया हो सकती है, वो चीज़ हाईएस्ट पॉसिबल क्वालिटी को कहेंगे, क्या कहेंगे इसको, टॉप नॉच, ठीक है। टॉप नॉच किसको रेफर करेगा, हाईएस्ट पॉसिबल क्वालिटी, पर्सन को भी रेफर कर सकता है, किसी चीज़ को भी रेफर कर सकता है, ठीक है। चलिए एक और इडियम और फ्रेज में है कोस्ट एंड आर्म एंड लेग, ये पहले भी हम काफ़ी बार कर चुके हैं, ठीक है, रिवाइज होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोस्ट एंड आर्म एंड लेग का मतलब है कोई ऐसा चीज़ या कोई ऐसा कार्य जिसके लिए हमें एक बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ती हो, या फिर कोई चीज़ हमें बहुत ही महंगी पड़ती हो, तो इस इडियम को रेफर करता है, ठीक है। ये इडियम किस चीज़ को रेफर करता है, समथिंग दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है, या फिर जिसके लिए हमें काफ़ी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, टू मच एक्सपेंसिव, या फिर दैट कॉस्ट अ बिग अमाउंट और प्राइस, ठीक है। चलिए आगे। अब एक इडियम और फ्रेज है न्यू, इसमें है कि एट द 11th आवर, किसी सेंटेंस में भी यूज़ किया जा सकता है, मैं आपको अलग से करवा रहा हूँ एक बार, ठीक है। जब सेंटेंस में होगी तो हम कॉम्प्रिहेंशन में आपको दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एट द 11th आवर ये जो इडियम यूज़ किया जाता है, कि इसका मतलब क्या होता है, किसी मान लीजिए कोई कार्य 10 बजे होना था, अगर आप उसको लास्ट मोमेंट पर या 9:59 पर, 9:58 पर, लास्ट के कुछ मिनट्स में, लास्ट के कुछ पल में उस कार्य को कर देते हैं, या फिर कुछ कार्य करने के लिए पहुंच जाते हैं, तो उसको कहते हैं कि भैया यू अराइव्ड एट द 11th आवर, या फिर आई कंप्लीटेड माई एग्जाम एट द 11th आवर, ठीक है। तो इस चीज़ को, इसका एट द 11th आवर का मतलब क्या हो जाएगा, लास्ट एंड मौके पर आकर, बिल्कुल जब ख़त्म होने वाली होती है समय सीमा या फिर जो भी अलग सीमाएं हैं, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे एट द 11th आवर। एग्जाम्पल ये रहा, एग्जाम्पल दिया, ही पोस्टपोन्ड हिज ट्रिप, उसने अपनी जो यात्रा थी उसको पोस्टपोन कर दिया, पोस्टपोन करने का मतलब आगे बढ़ा दिया, कब, एट द 11th आवर, जब उसकी मतलब 5 बजे मान लीजिए उसकी ट्रेन थी और 4:30 बजे उसका दिमाग फिर गया और उसने कहा नहीं यार हम कल जाएंगे, तो दैट इज़ नोन एज एट द 11th आवर। इसको इडियम में हम यूज़ करते हैं, ये सेंटेंस आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। लास्ट मोमेंट, टू लेट, या फिर लास्ट पॉसिबल मोमेंट, जैसा कि अभी आपको हर चीज़ में बताया एट द 11th आवर, ठीक है। चलिए ठीक है, एट द 11th ये माने 11 बजे की बात करें, 11 बजे की कोई मतलब नहीं है इससे। चलिए आगे। आफ्टर द स्टॉर्म, अब सेंटेंस के अंदर एक इडियम यूज़ किया गया है, आफ्टर द स्टॉर्म द हाउस ओनर्स केम आउट टू टेक स्टॉक ऑफ डैमेज, यानी हमें जो ये जो बोल्ड किया गया है टू टेक स्टॉक ऑफ, इसका मीनिंग हमें ढूंढना होगा जो दिए हुए ऑप्शंस होंगे उनमें से। तो अभी इस सेंटेंस में आपको देखने पर पता चलेगा कि यहाँ पे बात की जा रही है कि कोई स्टॉर्म यानी तूफान आया था, उसके बाद में जो घर जिनके मतलब मकान मालिक थे वो बाहर आए टू टेक स्टॉक ऑफ डैमेज, यानी डैमेज का, अब बाहर आए हैं तूफान के बाद में बाहर आए हैं तो देखने के लिए आए होंगे कि भैया क्या डैमेज हुआ है, तो उस चीज़ को कहते हैं टू टेक स्टॉक ऑफ, जहाँ पे यूज़ किया जाएगा इसको हम कह सकते हैं टू, हिंदी में कहते हैं जायजा लेना, ठीक है, निरीक्षण करना, इस चीज़ को कहते हैं टू टेक स्टॉक ऑफ, ठीक है। यहाँ पे टू एनालाइज ये भी कह सकते हैं, टू ऑब्जर्व ये भी कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं रिव्यू कर रहा है कि आगे अब हमें अगला स्टेप क्या लेना है, उस चीज़ के लिए जब हम सोचते हैं तो उसको कहते हैं टू टेक स्टॉक ऑफ। जैसे मान लीजिए अगर आप कोई जटिल क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई मुश्किल क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप कुछ समय का बीच में गैप ले लेते हैं सोचने के लिए, ठीक है, अगला स्टेप आपको क्या लेना चाहिए, तो आप उस सिचुएशन में क्या कहेंगे कि आई एम टेकिंग स्टॉक ऑफ व्हाट टू डू नेक्स्ट, ठीक है, आगे मुझे क्या करना है, किस तरह से सोल्व करना है, उस चीज़ के लिए मैं इसको जायजा ले रहा हूँ, निरीक्षण कर रहा हूँ कि मुझे अगला स्टेप क्या लेना है, ठीक है। तो अब इस सेंटेंस के थ्रू आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन में मेरे ख्याल से तो देखिए कॉम्प्रिहेंशन में क्या हो जाता है, हेल्प हो जाती है एक्चुअली में, अगर मैं बताऊँ, अगर आपको सीधा एक
क्वेश्चन दे दिया जाए कि भैया टू टेक स्टॉक ऑफ इडियम है, इसका मेरे को मीनिंग बता दो 4 में से। एक चीज़ ये आ जाती है। दूसरा है कि कॉम्प्रिहेंशन आपको पूरा एक कह दीजिए पैसेज या पैराग्राफ दे रखी है, कुछ काफ़ी सारी बातें हैं, ठीक है। अगर आपको वो बातें समझ आएगी तो उसके बीच में कोई स्पेशल वर्ड है, इडियम यूज़ हुआ है, तो आपको उसका मतलब भी समझ में आएगा, तब आसानी हो जाती है उसको उसका सही आंसर देखने में, मीनिंग उसका पता करने में, ठीक है। तो बाकी देखते हैं जिस तरह से भी आप सोल्व करो, बस आपको पता होना चाहिए। एक्चुअल मेन बात ये है कि आपको आना चाहिए जो भी हम करने वाले हैं, ठीक है। टू टेक स्टॉक ऑफ मतलब जायजा लेना। चलिए, एक्ट ऑफ गिविंग अप द थ्रोन कह रहा है कि गिविंग अप द थ्रोन का मतलब, थ्रोन यानी क्या कहते हैं, सिर पर लगाते हैं जो राजा रानी, मुकुट, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति है जो कोई राजा या रानी है या फिर जो भी शासन कर रहा है, शासक है, वो अपनी जो गद्दी है उसको त्याग देता है। गद्दी का मतलब अपनी जो पोस्ट है उसकी, वो किंग है, वो कह रहा है कि अब भैया मुझे किंग नहीं रहना है, मैं अपनी गद्दी को त्याग रहा हूँ, ठीक है। तो उस चीज़ को कहते हैं, वर्ड आप क्या यूज़ करोगे, एब्डिकेशन। इसके अलावा ये सभी वर्ड आपस में मिलते जुलते हैं, इसलिए मैंने लिख लिए। अभी आपको याद रखना है कि एब्डिकेशन का मतलब, नाउन देखिए पहले, एब्डिकेट, ठीक है। एब्डिकेट करने का मतलब क्या हो जाएगा, रिनाउंस कर देना कि मैं अब जो है सत्ता में नहीं हूँ, या फिर अपनी किसी स्पेशल पोस्ट को, स्पेसिफिक पोस्ट को त्याग देता है वो व्यक्ति, तो उसको कह सकते हैं कि भैया उसने एब्डिकेट कर दिया है, ठीक है। इसके अलावा जो एडमिरेशन वर्ड है, एडमायर से बना है। एडमायर का मतलब किसी व्यक्ति को चाहना। व्यक्ति को चाहना से क्या मतलब है, उसकी किसी क्वालिटी को चाहना, उसके किसी कार्य को चाहना, उसको बढ़ावा देना, प्रेरित करना, दैट इज़ नोन एज एडमायर या फिर एडमायरेशन। इसके अलावा एडिक्शन आपको पता ही होना चाहिए। एडिक्शन यानी लत, आदत, ठीक है। किसी को गेम खेलने का आदत है तो उसे हम कह सकते हैं कि वो एडिक्टेड है इस चीज़ का। अगर कोई ड्रग एडिक्टेड है तो उसे ड्रग एडिक्टेड कह सकते हैं, अगर उसको ड्रग का एडिक्शन है तो, ठीक है। इस तरह से ये सभी चीज़ें हैं। और ये जो एडलेशन वर्ड है, इसका एक सिनोनियम मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये आपको देखने को मिल सकता है, एग्जेगरेट, ठीक है। किसी चीज़ को अगर हम मान लीजिए आप हो, ठीक है, और आप किसी सुपरस्टार है आपका, उसके बारे में अगर आप बढ़ा चढ़ा कर बातें बोलते हो, हर चीज़ को उसकी जो है बढ़ा चढ़ा कर बोलते हो, ये ऐसे वो वैसे, ठीक है, तो उस आप जो काम कर रहे हो उसको हम कह सकते हैं कि यू आर एडलेटिंग जो भी उसकी क्वालिटी है उस चीज़ को, या फिर एग्जिग्रेटिंग यानी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर बताना, इज नोन एज एडलेशन, ठीक है। एडिक्शन हो गया, एडमायरेशन हो गया, एब्डिकेशन मैंने आपको बताया, गिविंग अप द थ्रोन यानी अपनी गद्दी को त्यागना। और वर्ड है प्रॉपर्टी हैंडेड डाउन आफ्टर द डेथ ऑफ अ पर्सन। किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद में उसकी प्रॉपर्टी, उसकी जायदाद जो भी है, उसको उसके जो भी नॉमिनीज़ हैं उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, उसको हैंड डाउन मतलब उसको सौंप दिया जाता है। तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, इनमें से इनहेरिटेंस, ठीक है। कहते हैं ना कि भैया ये प्रॉपर्टी तो इनहेरिटेड है, ठीक है, जो कि हमें ऊपर से मिली हुई है। ऊपर से कहने का मतलब आसमान में से नहीं, ऊपर से कहने का मतलब हमारे जो भी थे ऊपर, पूर्वज थे या फिर माता पिता या जो भी थे, उनसे जब हमें कोई प्रॉपर्टी या कोई चीज़ मिलती है तो उसे हम कहते हैं कि वो चीज़ इनहेरिटेड है, ठीक है। इसके अलावा जो वर्ड दिए हैं, लीगल मतलब कानूनी, पार्सिमोनियस और हेरिडिटेरी। हेरिडिटेरी वर्ड पहले भी हम कर चुके हैं। हेरिडिटेरी का मतलब जो है हमें अपने माता पिता से जो आनुवंशिक गुण मिलते हैं उस चीज़ को हेरिडिटेरी कहते हैं। कुछ डिसीज़ होते हैं जो माता पिता में होते हैं तो बच्चों में भी देखने को मिल सकते हैं, है ना, तो उस चीज़ को कहेंगे हेरिडिटेरी डिसीज़ है। या फिर कुछ क्वालिटीज़ हो सकती है, कुछ दिखने में अगर चेहरा सेम है तो उस चीज़ को भी हेरिडिटेरी इस चीज़ से रेफर करेंगे, ठीक है। इनहेरिटेंस की बात करेंगे तो ये सिर्फ प्रॉपर्टी या इस तरह की मटीरियलिस्टिक चीज़ें जो है उनको मेंशन करेगा इनहेरिटेड, ठीक है। चलिए आगे, वन हु डजेंट यूज़ मोर वर्ड्स देन नेसेसरी। ये वर्ड अभी मैंने आपको बताया था कि जो व्यक्ति ज़्यादा वर्ड्स का यूज़ नहीं करता है, कम बोलता है, और जितना बोलता है उतने में बात कंप्लीट हो जाती है, मीनिंगफुल होता है, ठीक है, तो उस व्यक्ति को क्या कहेंगे, लैकोनिक। गैरुलस भी आपको बताया था, जो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा बातें करता है, बिना मतलब की बातें करता है, उसकी बातों का कोई तुक नहीं होता है, बस वो बोलता रहता है, दैट इज़ नोन एज गैरुलस। लैकोनिक की बात कर ली। शाई, देखिए शाई मतलब शर्मिला, लोगों के सामने जाने से, लोगों से बात करने में शर्माता हो, दैट इज़ नोन एज शाई, या किसी व्यक्ति विशेष से शर्माता हो, ठीक है। और एक वर्ड है ल्यूनेटिक, ठीक है। ल्यूनेटिक वर्ड किसको रेफर करता है, ल्यूनेटिक वर्ड रेफर करता है कोई ऐसा व्यक्ति जो कि दिमागी तौर पर बीमार हो, ठीक है, क्या कह सकते हैं, मेंटली इल, बस इतना लिख दीजिए काफ़ी है, मेंटली इल, ठीक है। तो इस तरह से बाकी सबके आपको मीनिंग पता चल गए हैं। और वन हु डजेंट यूज़ मोर वर्ड्स देन नेसेसरी इज नोन एज लैकोनिक पर्सन। ये आप क्वालिटी याद रखिए, लैकोनिक, गैरुलस और ग्लटनी, और ये सभी चीज़ें जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ, ठीक है। एक बार के लिए क्या करिएगा, आप वीडियो को 2x में चलाकर, जब भी आप रिवाइज करोगे 2x में चलाकर आप सभी वर्ड्स को देख लीजिएगा। अगर आप नोट कर लिए हैं तो भैया बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ये हमारा वोकैब सेशन था, इसको प्लीज़ आप शेयर करिए या ना करिए, बस आप खुद के लिए इसको यूटिलाइज़ ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।